नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज करने वाले हैं। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, चाहे वो कठिन हो या आसान हो। आपको नहीं पता कि आयोग किस स्तर का पेपर बनाने वाला है और कहाँ से प्रश्न रखने वाला है, तो कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। और वो पुराने पैटर्न का पेपर बनना अब लगभग समाप्त हो चुका है। नई चीज़ें और कहीं से भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो पूरा समग्र अध्ययन करने के लिए सभी पीवाईक्यूज़ को देखिए और अच्छे से इस क्लास को कंप्लीट करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। देखिए, जो मैं कंटेंट लेकर आता हूँ आपके लिए, उस पर आप यकीन बनाइए। लेखपाल के पेपर में जितना भी पर्यावरण का प्रश्न आया था वो सभी हमारे कंटेंट से थे, और भी सभी सब्जेक्ट का हमारे कंटेंट से काफ़ी प्रश्न आए। अगर आप आज के इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको सभी पीडीएफ्स नियमित रूप से मिलती रहेंगी। बहुत अच्छे थ्योरी नोट्स हैं और वन लाइनर्स और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिससे आपका रिवीजन बहुत आसान हो जाता है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन तीन देशों के मध्य सहयोग है? तो इसका सही उत्तर है आपका भारत, चीन, नेपाल। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल मुख्यतः भारत, चीन तथा नेपाल के मध्य जैव विविधता संरक्षण तथा क्षेत्रीय सहयोग हेतु एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य तीन देशों के मध्य जैव विविधता का संरक्षण करना है। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैब की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ऑप्शन गलत थे। सही उत्तर है आपका 1971। मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम मैब की शुरुआत वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। वर्तमान समय में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 134 देशों के 748 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र सूचीबद्ध हैं। लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी से इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि कीवी क्या है? तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो उड़ने में अक्षम होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय प्रतीक है। यह एक उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल प्राकृतिक रूप से न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। इस पक्षी की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 प्रजातियां पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न फसल समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई फसलें जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा सकती हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, मसूर, चुकंदर और गेहूं। इनसे बायोफ्यूल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जेट्रोफा, गन्ना, मक्का, पाम और सोयाबीन आदि फसलों का उपयोग जैव ईंधन और इथेनॉल बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो सही उत्तर है आपका डी, पश्चिमी घाट में। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल धनेश मुख्यतः हिमालय के जंगलों और पश्चिमी घाट के जंगलों में पाया जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी चोंच लंबी और नीचे की ओर घूमी हुई होती है। इसे आईयूसीएन की रेड सूची में असुरक्षित श्रेणी में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सही उत्तर है आपका डी, वैश्विक ऊष्मन। वैश्विक ऊष्मन प्रवाल विरंजन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। समुद्री तापमान बढ़ने से प्रवालों को भोजन देने वाले हरे रंग के शैवालों में प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रवाल शैवालों को बाहर निकाल देते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं और अंततः मरने लगते हैं। वर्तमान में विश्व के 58% प्रवाल संकटापन्न स्थिति में है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का
30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी भूटान। भूटान में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत शामिल है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में भूटान विश्व के अग्रणी देशों में है। इसका लगभग 51.32% भाग संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। पापीकोंटा राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में स्थित है। और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर तो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं एवं पादपों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और उसके निर्वहन यानी कि मेंटेनेंस का आधारभूत कारण जैव विविधता ही है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने 1985 में किया था, तो ये भी याद रखिएगा। लेखपाल में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की यह अनूठी विशेषता है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप स्वैम्प होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो देखो प्रश्न कितना घुमा के पूछा है। केइबुल लामजाओ पार्क नेशनल पार्क का नाम पूछा था, लेकिन प्रश्न को ऐसा घुमाया है कि आसानी से आप देख नहीं पाएंगे कि इसमें से क्या करना है। केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर राज्य में लोकटक झील के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ लोकटक झील में तैरती हुई वनस्पति पाई जाती है जिसे फूमदी कहा जाता है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है और यह संकटापन संगाई हिरण का प्राकृतिक घर है। प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो सही उत्तर है आपका 1 और 3। भारत में पाई जाने वाली स्तनधारी ड्यूगोंग समुद्री गाय एक शाकाहारी समुद्र जानवर है। ठीक है, ये पूरे समुद्र तट पर नहीं बल्कि केवल गुजरात तट, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी और अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विधिक संरक्षण प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो सही उत्तर है आपका नामदफा नेशनल पार्क। 1985.23 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यह याद करना कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। अत्यधिक ऊंचाई की विविधता के कारण इस उद्यान की जलवायु उष्णकटिबंधीय से लेकर उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है अल्ट्रा वायलेट किरणों से। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत में मोटाई मापने की इकाई को डाप्सन कहा जाता है। तो ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई है उसको क्या कहते हैं? डाप्सन कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। और समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ए ऑप्शन आपका सही है। दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। यह सही सुमेलित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में स्थित है, उन्नाव में नहीं। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
पीसीएस 2014 में पूछा गया था। यूपी जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ये विवादित प्रश्न है, बी डी इसका सही उत्तर है। सुनहरे लंगूर भारत में असम तथा भूटान के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। इन्हें रेड डाटा बुक में विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। मरुस्थली बिल्ली को आईयूसीएन रेड लिस्ट में कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है, विलुप्त प्राय में नहीं। एशियाई जंगली कुत्ते को विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है, असुरक्षित में नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार ने किस उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियमित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रभावी ढंग से इस देश के वन्य जीवन की रक्षा और वन्य जीवन तथा उसके डेरिवेटिव में अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य देश के वन्य जीवों को प्रभावी ढंग से रक्षा करना। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों और उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों, डेरिवेटिव का अर्थ होता है उत्पाद, के अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार को कड़ाई से नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बीएनएचएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है आपका 2 और 3 सही है। वो कौन से हैं, पढ़ लेते हैं। ये क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 15 सितंबर 1983 को स्थापित भारत के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन एनजीओ में से एक है। यह प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन, शिक्षा, अनुसंधान और लोक जागरूकता पर कार्य करता है। यह आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रकृति खोज यात्राओं और शिविरों का आयोजन करता है। अगला प्रश्न है आपका कि दाम्पा टाइगर रिजर्व, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, सारामती शिखर ये कहाँ पर स्थित हैं। तो सही उत्तर है आपका 1 और 3 ये सही सुमेलित है। दूसरा आपका सही सुमेलित नहीं है। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। सारामती शिखर भारत के नागालैंड राज्य से लेकर म्यांमार तक विस्तृत है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 30 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका, ये 4 कूट दिए गए हैं, उसके आधार पर सही करना था। 1 और 2 सही है। स्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा। विस्तृत प्रवाल मर्त्यता घटित होगी। 2007 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी दल आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर स्थलीय जीव मंडल एक नेट कार्बन स्रोत बन जाएगा। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने पर विश्व भर में विस्तृत प्रवाल मर्त्यता यानी कि कोरल मोर्टलिटी की घटनाएं घटित होंगी। सभी आर्द्रभूमियों का लुप्त होना या अनाजों की खेती का विश्व में कहीं भी संभव न होना अतिशयोक्तिपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जैव मंडल भंडार दिया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, नोकरेक जैव मंडल भंडार मेघालय राज्य में स्थित है। मानस जैव मंडल भंडार असम में स्थित है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में और अगस्त मलाई जैव मंडल भंडार केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग एडवर्ड सुएस द्वारा किया गया था। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया था। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकले ने किया था और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन, रेमंड एफ दासमैन ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय पार्क हैं और दूसरी तरफ वन्य जीव हैं, उनको आपको मिलाना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बांदीपुर कर्नाटक मुख्यतः एक बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा असम एकल श्रृंग गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल एक जैव मंडल रिजर्व एवं बाघ अभ्यारण्य है
और सिमलीपाल उड़ीसा हाथी अभ्यारण्य एवं बाघ अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। 3 प्राणियों के नाम दिए हैं वन्य जीव, और उनमें से पूछा गया है कौन संकटापन्न है। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, तीनों संकटापन्न है। प्राणी जात, जो भारतीय प्राणी जात में घड़ियाल को IUCN द्वारा संकटापन्न प्रजाति घोषित किया गया है। निकोबार द्वीप के समीप मिलने वाला चर्मपीठ कूर्म लेदरबैक टर्टल भी एक सर्वाधिक संकटापन्न सागरीय कछुआ है। मध्य एवं उत्तरी भारत में पाया जाने वाला अनूप हिरण भी संकटापन्न प्रजातियों में की सूची में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मनास, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका कोई भी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ये रामगंगा नदी से होकर है। ठीक है, यहाँ से रामगंगा नदी होकर बहती है। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही कर दिया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल से कुंती पूझा नदी प्रवाहित होती है, कावेरी नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में या किन में सिंगपुच्छी बानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, 2, 3, यानी कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। सिंगपुच्छी बानर मुख्यतः पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में अपने प्राकृतिक आवास में मिलता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, बामर सुअर, स्पाइडर वानर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1, केवल 1, 2 और 3। तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और बामन सुअर भारत की प्राकृतिक स्थानीय प्रजातियां हैं। स्पाइडर बानर भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यह मध्य एवं दक्षिण अमेरिका तथा मैक्सिको के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जैव मंडल स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं। सही उत्तर है आपका बी, नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व की स्थापना 1986 में की गई थी। नंदा देवी जैव मंडल स्थल की स्थापना 1988 में हुई थी। सुंदरबन को 1989 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कंचनजंगा जैव मंडल स्थल 2000 में स्थापित हुआ था। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, यह आपसे पूछा गया है, और सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1, गैंडों के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के गोलाघाट और नागांव जिलों में विस्तृत है। यह राष्ट्रीय उद्यान पूरी दुनिया में मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था और 2006 में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। दुधवा, चिल्का, कान्हा, मानस। तो सही उत्तर है आपका चिल्का। चिल्का उड़ीसा बाघ संरक्षित परियोजना का भाग नहीं है। यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, और यह भारत के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में बाघ संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 बिंदु दिए गए हैं और पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। काली गर्दन वाला सारस लद्दाख अरुणाचल प्रदेश में, उड़न गिलहरी पश्चिमी घाट अरुणाचल राजस्थान में तथा हिम तेंदुआ हिमालयी क्षेत्र भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। भारत में चीता को वर्ष 1952 में ही आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यद्यपि हाल ही में अफ्रीका से चीते लाए गए हैं, परंतु ये वर्ष 2012 के परिप्रेक्ष्य में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। सही उत्तर है आपका राष्ट्रीय उद्यानों में। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में स्थानीय लोगों को जीव भार यानी कि बायोमास एकत्रित करने या किसी भी प्रकार के दोहन की अनुमति नहीं होती है। राष्ट्रीय उद्यानों में कटाई, चराई या आवास बनाने जैसी मानवीय
गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वन्यजीव अभयारण्यों में सीमित स्तर पर मानवीय गतिविधियों को कुछ छूट प्रदान की जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में और वन्यजीव अभयारण्यों में ये बेसिक अंतर होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? सही उत्तर है आपका केवल 1, 3 और 4। दूसरा, भीतरकनिका बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। भीतरकनिका उड़ीसा मुख्य रूप से खारे पानी के कछुए और घड़ियाल के संरक्षण के लिए आरक्षित हैं, बाघ के लिए नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान इन सीटू पद्धति नहीं है? सही उत्तर है आपका वनस्पतिक उद्यान। वनस्पतिक उद्यान वनस्पति संरक्षण हेतु बाह्य स्थान पद्धति का उदाहरण है, स्वस्थान का नहीं। स्वस्थान इन सीटू संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्वस्थान संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्राकृतिक बास का विनाश। प्राकृतिक बास का विनाश जैव विविधता के ह्रास का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कारक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां वनोन्मूलन बहुत तेजी से हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB स्थित है? तो सही उत्तर है आपका डी, जामनगर में। भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र गुजरात के जामनगर में स्थित है। यह केंद्र समुद्री जैव विविधता की रक्षा और तटीय पर्यावरण के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल बत्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र भारत के दक्षिणी पूर्वी तट और श्रीलंका के बीच लगभग 10,50,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें 21 द्वीपों के साथ ज्वारनदमुख, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां और मैंग्रोव वन शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? हिमालय, नारो हिल्स, सूडालैंड, पश्चिमी घाट। तो सही उत्तर है यहां पर आपका ऑप्शन बी। भारत में कुल 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा, इंडो बर्मा एवं सूडालैंड। नारो हिल्स मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसे राज्य सरकार ने जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। यह विश्व स्तर का हॉटस्पॉट नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख संस्थान है। अगला प्रश्न है आपका कि एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो क्या होगा? 4 बिंदु दिए गए हैं, एक सही है, यह आपको बताना है। कितने सही हैं यह आपसे पूछा गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो सही उत्तर है आपका केवल 3, एक ही सही है। ठीक है। इस क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। कहां पर? समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित जो कर देती है वहां पर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जब किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित घोषित किया जाता है तो राज्य का वन्य जीव वार्डन नियंत्रक बन जाता है। ऐसे क्षेत्रों में शिकार की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। निवासियों को गैर इमारती लकड़ी और वनोत्पाद संग्रह करने की अनुमति होती है।
इस क्षेत्र में पारंपरिक कृषि जैसे झूम कृषि की अनुमति नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। दूसरा बिंदु है कि जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की सख्ती सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य जैविक संसाधनों तक समान पहुंच और लाभों का न्याय संगत वितरण करना है, जिसे भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से लागू किया जाता है। ये यूपीएससी आईएएस प्री 2023 का प्रश्न है, तो थोड़ा कठिन लग रहा होगा। ये समितियां अपने अधिकार क्षेत्र में जैविक संसाधनों तक पहुंचने हेतु शुल्क लगाने और लाभ सहभागिता बढ़ाने का अधिकार रखती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थान कहलाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। भारत में पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थान कहा जाता है। हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैविक विविधता तो बहुत समृद्ध होती है, किंतु उनके अस्तित्व पर मानवीय गतिविधियों के कारण खतरा मंडराता रहता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल या हॉटस्पॉट है? ठीक है, हॉटस्पॉट को तप्त स्थल एकदम पूरा ट्रांसलेट करके पेपर में पूछते हैं। सुंदरबन, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान। तो सही उत्तर है आपका पश्चिमी घाट। भारत में मुख्य रूप से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, यानी कि तप्त स्थल पाए जाते हैं। इनमें पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सूडालैंड शामिल है। पश्चिमी घाट अपने घने वनों और अत्यधिक वर्षा के कारण विभिन्न स्थानिक प्रजातियों का घर है, इसलिए यह एक प्रमुख तप्त स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो सही उत्तर है आपका बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत का सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जिसे वैश्विक हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर है आपका बी, पश्चिमी घाट। कितनी बार पश्चिमी घाट पूछा गया है और कितनी बार जैव विविधता हॉटस्पॉट पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संतृप्त क्षेत्र यानी कि सैचुरेटेड एरिया से तात्पर्य उस भौगोलिक क्षेत्र से है जहां जैव विविधता अपनी चरम अवस्था में होती है। पश्चिमी घाट की उष्णकटिबंधीय जलवायु और उच्च वर्षा इसे वनस्पतियों और जीवों के लिए अत्यधिक अनुकूल बनाती हैं। इसी कारण से पश्चिमी घाट को भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संतृप्त क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थल कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। फिर से वही प्रश्न है, बस प्रश्न की भाषा बदल गई है। थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी की तुलना में पश्चिमी घाट का पारिस्थितिकी तंत्र अधिक सघन और विविधतापूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट है। कितनी बार पश्चिमी घाट को प्रश्न बदल बदल कर पूछा गया है? तो पश्चिमी घाट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गंगा के मैदान और मध्य भारत में कृषि और मैदानी इलाकों के कारण जैव विविधता अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, आर्द्रभूमि झील दी गई है, दूसरी तरफ उनके स्थान दिए गए हैं और इनका मिलान करना है। और सही उत्तर है आपका केवल 2 युग्म मिलते हैं इसमें। होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू और कश्मीर में है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है और सस्ता मोकोता झील केरल में है। अगला प्रश्न है आपका कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो सही उत्तर है आपका नाइट्रोजन। कीट भक्षी पौधे मुख्य रूप से उस मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे कीटों का शिकार करके और उनका भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। पिचर प्लांट, घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर स्थल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां हैं। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को कहा जाता है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत में जनवरी 2024 तक 80 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू कार्बन क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन। ब्लू कार्बन दुनिया के महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा कैप्चर किए गए कार्बन को कहते हैं, यानी कि अवशोषित किए गए कार्बन को कहते हैं। समुद्री घास, मैंग्रोव और दलदली क्षेत्र कार्बन को कैप्चर और होल्ड करते हैं, जो कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और तीनों। नाइडेरिया, कवक, फंजाई, आदि जंतु, प्रोटोजुआ। सहजीविता दो जीवों के बीच घनिष्ठ पारिस्थितिकी संबंध है जिसमें दोनों का लाभ होता है। नाइडेरिया जैसे प्रवाल और शैवाल, कवक जैसे लाइकेन में शैवाल और कवक, और प्रोटोजोआ जैसे दीवक की आंत में, तीनों अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है, जंगलों में आग लगना है, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना, जंगलों की आग और अवैध शिकार वन्य प्राणियों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता शब्द की रचना किसने की है? तो सही उत्तर है आपका वाल्टर जी रोजेन ने। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में वाल्टर जी रोजेन ने किया था। यह किसी प्राकृतिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जंगली और पालतू जीव जंतुओं और वनस्पतियों की बहुलता को दर्शाता है। 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में इसे व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ वारबेट और ग्रे चिंड मिनिवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्ट्राट क्या है? तो सही उत्तर है आपका सभी पक्षी हैं। यूपीएससी आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है। तो भारतीय जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ बारवेट, ग्रे चिंड मिनिवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट सभी दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियां हैं। अगला जो प्रश्न है वो कथन और कारण पर आधारित है और उसके आधार पर आपको कूट का चयन करना है। कथन है आपका कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण दिया गया है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो सही उत्तर है आपका ए और आर दोनों सही हैं तथा कथन ए की सही व्याख्या करता है। उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ का तापमान उनके अनुकूल होता है। तितलियां कोल्ड ब्लूडेड होती हैं यानी कि अनियत तापी होती हैं, जीव होती हैं, इसलिए वे कम तापमान में स्वयं को जीवित नहीं रख पाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही हैं। यूपीएससी आईएएस प्री 2019 का प्रश्न है। रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के लिए अपने क्षेत्र की सभी आर्द्र भूमियों को बचाना अनिवार्य नहीं है बल्कि यह स्वैच्छिक प्रयास है। तो कथन एक गलत हो जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 रामसर की संस्तुतियों पर ही आधारित है। इन नियमों के तहत आर्द्र भूमियों के अपवाह व जलग्रहण क्षेत्र को भी संरक्षण में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन से सही हैं यह आपसे पूछा गया है। ये चारों कथन सही हैं। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं और सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। सांपों की कुछ प्रजातियां जैसे एनाकोंडा, सैंड बोआ सीधे बच्चों को जन्म देती हैं, यानी वे सजीव प्रजक होती हैं। समुद्री स्तनधारियों में डुगोंगा समुद्री गाय पूरी तरह से शाकाहारी होती है। समुद्री कछुओं में जैसे ग्रीन सी टर्टल और मछलियों में जैसे पैरट फिश की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं।
अब हम बात करेंगे वन्य प्राणी और प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं। सही उत्तर है आपका यहाँ पर 1 और 3 सही है, सही सुमेलित हैं ये। नीले मीन पक्ष वाली महासिर एक संकटापन्न मछली है जो मुख्यतः कावेरी और नर्मदा नदी में पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन मुख्यतः चिल्का झील उड़ीसा और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है, चंबल नदी में नहीं। मोर चाब चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट भारत और नेपाल में मिलती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2002 में। इस कानून का उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण करना है। इस अधिनियम के तहत 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। तो सही उत्तर है आपका सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसे पूरी तरह से जैविक खेती पर आधारित घोषित किया गया है। यहाँ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिक्किम के बाद लक्षद्वीप भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। तो सही उत्तर है आपका अल्फा सूचकांक। जैव विविधता मापने के लिए 3 प्रमुख सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी एक समुदाय या आवासीय क्षेत्र में प्रजातीय विविधता को दर्शाता है। बीटा सूचकांक 2 विभिन्न आवासों के बीच की विविधता को दर्शाता है, जबकि गामा सूचकांक पूरे भौगोलिक परिदृश्य की विविधता को मापता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, लगातार निरंतर पढ़ाई करते रहेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। PYQs भी करिए, थ्योरीज भी पढ़िए और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा भरोसा मत करिए। किसी को भी नहीं पता होता है कि आयोग में बैठे लोग किस प्रकार का पेपर सेट करने वाले हैं। पेपर आसान भी हो सकता है, पेपर बहुत कठिन भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करिए, टॉपिक पर आधारित प्रश्न करिए, लेकिन मॉक टेस्ट के भरोसे मत बैठिए। अब मॉक टेस्ट में आपके 80-80 नंबर आ जा रहे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि आपकी तैयारी पूरी है, क्योंकि हो सकता है आयोग पेपर अलग लेवल का बना दे, अलग तरीके का बना दे। तो और हो सकता है कि आपके मॉक टेस्ट में 60-60 नंबर आ रहे हों, 50-50 नंबर आ रहे हों, लेकिन आयोग ने जो पेपर बनाया वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, उसी पर आधारित था, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट के पीछे ज़्यादा मत भागिए, अपना टॉपिक कवर करिए, अपना सब्जेक्ट कवर करिए। टॉपिक कवर हो जाएगा तो उससे बने हुए 100 प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। एक प्रश्न क्लियर होगा आपका तो उससे दूसरा हटकर प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखिए। PYQs इसलिए होते हैं कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आप आज का वीडियो की PDF चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा आपको WhatsApp नंबर है, वहाँ पर जाकर आपको जुड़ना होगा। लोअर PCS का बैच चल रहा है, वहाँ पर भी ये PDF उपलब्ध कराई जाएगी। AHC का भी बैच चल रहा है, वहाँ पर भी ये PDF उपलब्ध कराई जाएगी। कि AHC में भी सिलेबस में आपने देखा होगा कि इकोलॉजी मेंशन है, तो कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए, क्योंकि 200 प्रश्नों का ये पूरा प्री पेपर होने वाला है। तो आपको एक बड़ा पेपर मिलेगा और वहाँ पर 8 से 10 प्रश्न भी इकोलॉजी और पर्यावरण से जुड़े हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये PDF हम आपको फॉरेस्ट ग्रुप में भी देंगे और PCS प्री का जो बैच है वहाँ पर भी प्रोवाइड कराएंगे। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा है, वहाँ पर जाके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। निरंतर पढ़ाई करिए और हमारे कंटेंट पर आपको भरोसा दिखाना होगा। जिन्होंने लेखपाल में दिखाया उनको लाभ मिला है परीक्षा में और बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं। 70 के आसपास उनका स्कोर रहा है। जितने भी बच्चों ने हमारे कंटेंट का बार बार रिवीजन किया है, अब बाद में मैसेज करके बताते हैं कि आपके कंटेंट से इतने प्रश्न आए हैं। तो आप लोग भी तैयारी करना है तो अच्छे से करिए और एक एक वीडियो जितने भी मैंने डाल रखे हैं अपने YouTube चैनल पर उनको अच्छे से रिवाइज करिए। बहुत आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका सकारात्मक होना और खुद पर भरोसा करना कि आपसे हो जाएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।